10, 9, 8, 7. नमस्कार। राष्ट्रीय एकता के पर्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आप दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने जा रहे हैं और इस दिवस की आवश्यकता आप सब भली भांति समझते हैं कि राष्ट्रीय जो परिदृश्य है आज हमारे देश का, आज़ाद भारत का जो स्वरूप है, उसमें यदि किसी एक ऐसे नेता का यदि हम जिक्र करें जिन्होंने अपनी सियासी क्षमता और अपनी कूटनीतिक क्षमता से इस आज़ाद भारत को एक स्वरूप दिया और एक सुगठित भौगोलिक सीमा दी, तो श्रेय यदि हम दें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम देते हैं। और आज उनके जयंती पर हम यहाँ पर उनके अवदानों के ऊपर और साथ साथ उनकी जो भी भूमिका रही है हमारे देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ भागीदारी देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, साथ ही साथ वो शिक्षाविद हैं। आपके कॉलम भी दैनिक समाचार पत्रों में हमेशा प्रकाशित होते आए हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और हमारे जब दर्शक साथी राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं और जैसे जैसे हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे पटेल की प्रासंगिकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम पटेल के चरित्र को, उनके योगदान को कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ी बात यह है कि भारत जब आज़ाद हो रहा था जी, उस वक़्त दुनिया के कई देश के जो बड़े बड़े राजनेता थे उनको शक था कि आज़ादी के बाद इस देश का क्या होगा। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो माना जाता था कि बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ हैं और वो उनकी भाषा पे अद्भुत चमत्कार था, उनका कहना था कि भारत में जिस तरीके से पूरा देश बटा हुआ है और जिस तरीके की गरीबी और अशिक्षा है, यह देश 10 साल के अंदर 100 देशों में बट जाएगा। कई लोगों ने कहा कि विंस्टन चर्चिल का ये जो बयान था ये बड़ा गंभीर, सबने इसको ध्यान दिया। और मज़े की बात यह है कि 1947 में जाने के पहले अंग्रेज़ों ने 2 बड़ी कूटनीतिक चालें चली थी। हिंदुस्तान को आज़ादी देने की मजबूर तो हो गए थे, पर उन्होंने भारत की एकता पर प्रहार करने के लिए भारत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की और उस कोशिश से सफल भी हुए और भारत का बंटवारा हो गया। दूसरी उनकी बड़ी कूटनीतिक चाल, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, कि इस देश में जो अनेक राज्य रजवाड़े थे, बड़ी बड़ी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, है ना, ग्वालियर, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ वगैरह वगैरह, बड़ी और छोटी छोटी रियासतें जैसे हमारे यहाँ थी, खैरागढ़ है, सारंगढ़ है, सरगुजा है और तो और कोरिया है। ऐसे 465 रियासत। उन्होंने कहा कि इन रियासतों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी बाबत निर्णय ले लें, चाहे तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे स्वतंत्र हो जाए जी। ये उन्होंने कूटनीतिक चाल की। और ऐसे समय पूरा देश जो हिला हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत जब आज़ाद होगा तो क्या होगा। संयोग से उस वक़्त भारत के गृह मंत्री के रूप में और राज्यों के मामलों को देखने के लिए गृह मंत्री के रूप में तो थे ही, उससे बड़ी बात है कि देश के भीतर जो राज्य थे उन राज्यों के मामलों को देखने के मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, पर बड़ी बात यह थी। और उनके साथ एक उनके अधिकारी भी थे जो जिनका बड़ा नाम आता है, उनसे साथ मिलके उन्होंने इस तरीके से प्रयास किया कि देश की अधिकांश रियासतें भारत में विलय होने के लिए उन्होंने स्वीकृति आज़ादी के पहले दे दी। अब जैसे पूरा आप जानते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान तो पूरा रियासतों में बटा हुआ था, एक उनका संघ बन गया। मध्य भारत में एक संघ बन गया जहाँ पे इंदौर राज्य था, ग्वालियर राज्य था, बड़ा था। छत्तीसगढ़ का था, बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कोरिया राज्य जो थे रामनाथ प्रसाद सिंह, उनका बड़ा नाम इसीलिए है
कि उन्हें सबसे पहले आगे बढ़ के कहा कि हम शामिल होते हैं और अपना पूरा खजाना सौंप दिया, ऐसे सौंप दिए। किंतु कुछ लोग बड़े स्वार्थी थे जी। और बड़ी उनकी आकांक्षाएं थी कि हम स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे, और इसमें खास करके हैदराबाद और जूनागढ़ इनके नहीं थे। तो इनको पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी जितने भी रियासतें थी उनके साथ स्वीकृत कर दिया, वहाँ पहुँच के उनका संघ बना, पूरे संघ को भारत संघ में मिला लिया। और इन दो रियासतों के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद, ये लोग इस कोशिश में थे कि हम स्वतंत्र रहा, और तो और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपने प्रतिनिधि अपॉइंट करने की तैयारी कर ली और पूरी तौर पे अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कर लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ऐसी राष्ट्र निष्ठा की बात बतलाई, ऐसी गंभीर कूटनीतिक अपनी चालें चली और ऐसी प्रशासकीय क्षमता बतलाई कि हैदराबाद के निजाम को और जूनागढ़ के नवाब को मजबूर होकर भारत में शामिल होने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ये जितने पूरे देश बने। एक और बड़ी बात है जी, वो यह कि जब ऐसा हुआ तो देश, सारी दुनिया में जो यूरोप का एक बड़ा नेता था बिस्मार्क, कहा कि भारत का बिस्मार्क ये है, किसी ने भारत का चाणक्य कहा, और उसी वक्त लोगों ने इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी। मिश्र जी, एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जब यूरोप के लोग और खासकर विंस्टन चर्चिल ये कह रहे थे कि भारत आज़ादी के बाद कई देशों में बढ़ जाएगा, उनको लग रहा था पूरा यूरोप, पूरी दुनिया तो एक रहेगी पर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। और आज मजे की बात यह है कि यूरोप के अनेक देश पिछली शताब्दी में छिन्न भिन्न हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण यूएसएसआर का है, चेकोस्लोवाकिया का है, जर्मनी का है, पूर्वी यूरोप में जो इतने सारे देश बढ़ गए। और तो इंग्लैंड को भी बार बार आयरलैंड वाले मामले में अभी भी झटके लग रहे हैं। इंग्लैंड को, यूके को यूरोपीय यूनियन से अलग होने का बात आ रही है कि जो पूरी यूरोप की एकता मानते थे वो एकता छिन्न भिन्न हो गई। और भारत, इसलिए भारत की एकता के मामले में जिस पे भी इतना शक किया गया था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के इकलौते योगदान के कारण भारत अखंड बना रहा। और एक बार ये होता है कि जैसे घर में एक परंपरा स्थापित हो गई और उस परंपरा को, उस पूरी विरासत को भारत संभाल रहा है। देश स्वतंत्रता संग्राम में अनेक नेताओं का योगदान रहा, पर ये जो योगदान है कि भारत की आज़ादी के तत्काल बाद भारत को संभाल के रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान। और बाद में इसलिए भी एकता की बात आती है क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला तो सुलझ गया, पर कश्मीर का मामला बना रहा। क्योंकि कश्मीर में राजा तो हिंदू थे लेकिन वहाँ पे बहुतायत मुसलमानों की थी, तो उन्होंने भारत में विलय होने की बात तो मंजूर कर दी, लेकिन इतनी देर कर दी। देर करने से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक अपने लोगों को, आतंकियों तरीके लोगों को वहाँ भेजकर एक छद्म रूप से सैन्य कार्रवाई की। मतलब कुल मिला के हम, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं, अकेले जो आसपास ऐसा कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जब पटेल अपने प्रयासों से एकजुट कर रहे हैं राष्ट्रों को, फिर वो स्वाधीन भारत में पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं और अपनी प्रशासकीय क्षमता से वो बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण देते हैं, तो उसमें एक दृष्टिकोण का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वह है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस उनका एक बहुत ही पसंदीदा विषय था। उसमें फिर आप क्या पाते हैं कि उनकी कैसी दक्षता और क्षमता थी? एक बड़ी बात आपने कह दी, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो भारत में इंडियन सिविल सर्विस थी और इंडियन पुलिस, आईपी कहलाता, आईपीएस नहीं, आईपी कहलाता था, इस तरह की सर्विसेज थी। और ये पूरी थी कि विदेश के शासन को यहाँ पर जमाए रखने के लिए वो काम करते थे। उस पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी को, जिसको कि माना जाता है कि वो स्टील फ्रेम है, कि वो अंग्रेजों के राज्य का वो लोहे का पूरा की संरचना थी, जिस संरचना पे अंग्रेजों का शासन टिका हुआ था। और कलेक्टर जो होता था, जो एसपी होता था, वो केंद्र शासन का प्रतिनिधि होकर करता था, सारी बात करता था। और इस पूरी की पूरी, देखिए, एक राज्य सत्ता चलाने वाली बात और लोकतंत्र, स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र के रूप में लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बनने के लिए, इसीलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का नाम बदला, उसका नाम हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
आईपी का नाम बदला और उसको भी सर्विस जोड़ा, वो केवल इंडियन पुलिस थी, उसका सेवा शब्द नहीं था। जी जी जी। ये बड़ी बात है कि उसमें सेवा शब्द जोड़ा गया, आईपीएस जोड़ा गया कि पुलिस भी ऐसी काम करेगी, और इस तरीके से उन्होंने ये किया और उनको तैयार किया। 48 में, सन 48 में पहली बार नया आईएएस के बैच का सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और उन्होंने उनको बुला के संबोधित किया और ये कहा कि देखिए अब आप राजा के प्रतिनिधि के रूप में नहीं काम करेंगे जी, क्योंकि भारत में जो राज चलता है क्राउन के नाम पे चलता था। आप क्राउन के प्रतिनिधि, आप जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे, जनता के सेवक के रूप का कि ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक भावना के अनुसार जनता की भावना के अनुरूप आपको काम करना है। मतलब वहाँ पे उनका जो, इसीलिए उस इंडियन सिविल सर्विस को उन्होंने केवल कहा आप केवल प्रशासनिक काम करेंगे। जी जी। अब पुलिस नहीं, पुलिस सेवा करेगी, आईपीएस कर दिया, पुलिस सेवा करेगी और पूरा उन्होंने ढांचे को, मतलब ये जो स्टील ढांचा था जो राजा की, उसका पूरा भारतीयकरण किया, उसका भारतीयकरण करते हैं, लोकतांत्रिकरण किया और भारतीय जो संस्कृति और भारतीय परंपराओं के साथ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य थे उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया और यह दिया। सुनिए, बड़ी बात मिश्र जी ध्यान करिए, जो मैं बार बार कि पहले उनकी निष्ठा क्राउन के प्रति थी, ये कहा नहीं अब आपकी निष्ठा केवल और केवल भारतीय संविधान के लिए होगी। इसलिए जब सेवा में आते हैं ये अधिकारी तो वो इसकी शपथ लेते हैं कि हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिबद्धता ये जो लोकतांत्रिक भारत का संविधान है उसके लिए, और इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को है कि जिन्होंने इस पूरी सेवा को भी रूप बदल दिया। जी, इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि उन्होंने राजाओं को समाप्त किए बगैर रजवाड़ों को समाप्त किया। उन्होंने कहीं भी राजाओं को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनकी इतनी खूबी थी, उनकी इतनी योग्यता थी कि उन्होंने रजवाड़ों को समाप्त कर दिया और उनका पूर्णतः एक विलय भारतीय लोकतंत्र में जब किया तो उसमें एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण आता है डॉक्टर साहब, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी इस बात से बहुत उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि जब वो सारे कदमों को जब उठा रहे थे, राजनीतिक कदम उठा रहे थे, एक तरफ प्रशासनिक कदम उठा रहे थे, वहीं कृषि को लेकर के उनका बहुत ज़्यादा झुकाव नज़र आता है, जिसमें वो कहीं पे कहते हैं कि माई कल्चर इज़ एग्रीकल्चर। आप क्या मानते हैं कि कृषि को लेकर के उनका जो संदर्भ है वो किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है? मिश्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, हर व्यक्ति जो बड़ा बनता है वो कहीं ना कहीं जमीन से शुरुआत करता है, जमीन से शुरुआत करता है, आंदोलन करता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 18 में जो गुजरात में खेड़ा क्षेत्र में सूखा पड़ा और जब अंग्रेज सरकार उनसे बड़े कर वसूली के लिए उनके पर आतंक कर रही, उन पर अत्याचार कर रही थी, तो उन किसानों का नेतृत्व करने के लिए सामने आ गए, उन किसानों को नेतृत्व करने सामने आ गए। उन्होंने कहा नहीं, आप कर नहीं पटाएंगे, ये तो कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप कर नहीं पटाएंगे। पूरा आंदोलन किया और जिस तरीके से आंदोलन किया, देखिए उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नामी वकील थे, बड़े नामी अधिवक्ता। उस जमाने वकीलों का बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, बड़ी कमाई भी होती थी, काफ़ी संपन्न थे। तो उन्होंने अधिवक्ता का रूप छोड़कर यहाँ पर खेड़ा के किसानों को 1918 में जो नेतृत्व किया, इस तरीके से किसान नेता के रूप में उभर कर आए और 1919 में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और न केवल उन्हें बड़ी जो कर की दर थी उसको वापस ले लिया, बल्कि उसके कर को पटाने पर रोक लगा दी। और इसीलिए यद्यपि वो किसान नेता के रूप में आ गए, तथापि उनकी इतनी प्रतिष्ठा हो गई कि वह अहमदाबाद नगर पालिका के 1922, 1924 और 1927 में अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने पूरे अहमदाबाद का रूप बदल दिया। एक और बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने किसानों के लिए कहा कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बार बार बारडोली आंदोलन की बात होती है, बारडोली आंदोलन की बात होती है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में जिस तरह से हमारे यहाँ कभी जंगल सत्याग्रह का नाम आता है, सुंदरलाल जी शर्मा जो कह रहे, उसी तरह बारडोली सत्याग्रह का जो मामला है वो आता है। ये हुआ तो 1928 में। वहाँ क्या हुआ, बाढ़ और अकाल दोनों आ गए और फिर अंग्रेज सरकारों ने जो रेवेन्यू वसूल लगान वसूली उसकी दर बढ़ा दी और फिर उन्होंने आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर उनका मोर्चा, किसानों को मोर्चा संभाल लिया और किसान मोर्चा ऐसा संभाला, ऐसा आंदोलन किया कि इसके पूरे हिंदुस्तान भर में प्रतिक्रिया हुई और इस कारण अंग्रेज सरकार को फिर से वो राजस्व वसूली की दर को वापस लेना पड़ा। और इसीलिए इसी समय
वल्लभ भाई पटेल, जो एक अधिवक्ता के रूप में पूरे गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, उनका नाम बन गया सरदार। सरदार के ऊपर किसानों के सरदार, जनता के सरदार बनकर आ गए। और एक तरीके से उन्होंने ऐसी पूरी अपनी राजनीतिक जो सेवा का स्वरूप प्रारंभ किया तो किसानों से शुरू किया। इसीलिए किसान के प्रति उनका आंदोलन, इसलिए बाद में भी यद्यपि वो होम मिनिस्टर बने, यद्यपि राज्यों के मामले बने, भारत के प्रधानमंत्री, तथापि उनकी प्रथम निष्ठा, प्रथम सेवा के केंद्र किसान ही बने रहे थे। और इसीलिए बड़ी बात ये हो गई कि बाद में कहानी तो उनकी महात्मा गांधी के साथ कुछ संपर्क की बातें थी वगैरह वगैरह, वो सब पूरी आती हैं कि किस तरीके से वो लगातार आंदोलन करते रहे। और 1921 में उनको 31 में जेल जाना पड़ा, फिर 31 में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, 32 में फिर गिरफ्तार कर दिए गए। और 32 को हमेशा याद रखना चाहिए कि सन 1932 में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो यरवदा के जेल में रखा गया। और यरवदा के जेल में उस समय मिश्र जी महात्मा गांधी भी थे जी। और महात्मा गांधी उनके काम को अच्छी तरीके से जानते थे कि इन्होंने खेड़ा में क्या किया, उनको मालूम था कि बारडोली में क्या किया। और उनको लगा कि एक जमीनी नेता, जमीन से उभर कर आकर जनता के लिए काम करने वाला नेता उभर कर आ रहा है, जो पूरे नक्शा बदलना चाहता है। और वहाँ पे आके महात्मा गांधी के साथ रहने के कारण उनके पास राजनीतिक निकटता बढ़ी, महात्मा गांधी के साथ निकटता के साथ उनका स्नेह बढ़ गया और उनका विश्वास, देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लगातार काम करने विश्वास बढ़ गया और वैचारिक खुलापन भी आ गया, वैचारिक खुलापन आ गया। और इस कारण फिर लगातार वो काम करते रहे और 1934 में फिर उनको छोड़ा गया। लेकिन वो लगातार किसानों के लिए काम करते रहे। एक तो स्वतंत्र संग्राम की राजनीतिक गतिविधि तो चल ही रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पर उसके साथ साथ वो किसानों के लिए भी काम यहाँ पे मतलब एक और जो बात उभर कर सामने आ रही है डॉक्टर साहब, वो ये कि यदि हम 1875 उनका जन्म वर्ष देखें और आज हम जब उनकी 145वीं जयंती मना रहे हैं, तो इस सारे संदर्भ में वो बाल्यकाल से लेकर के उनकी जो सोच है बहुत ही सुदृढ़ होते नज़र आ रही है क्रमशः। और यहाँ पे चूँकि अब समय कम है तो हम मतलब संक्षेप में हम मतलब ये बातें हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान परिदृश्य में और उनके शुरुआती दिनों में जो आज़ादी के समय और अपने शिक्षा ग्रहण करते समय, हम इसकी चर्चा जो है डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन हमें लेना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को फिर जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो संदर्भ है, यदि हम कश्मीर से लें, जूनागढ़ से लें, हैदराबाद का लें, तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य नज़र आते हैं जिसको उन्होंने बहुत सही ढंग से उसका निराकरण भी किया और एक दूरदृष्टा के रूप में वो उसका समाधान करते नज़र आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मुझे सही बात कही। एक बात जो हमारे बीच में हमने संदर्भ दिया था वो है कश्मीर का, कि आज भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। एक तो हम देखते हैं कि पश्चिमी मोर्चे पर कश्मीर का मामला है और उत्तर में चीन का मामला है। तो कश्मीर के मामले में सरदार पटेल जी बड़ी कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष थे और वो चाहते थे कि
इनको जिस पाकिस्तान ने जो कब्जा किया वो कब्जा खाली कराया जाए। लेकिन भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बात मान ली कि हम वहाँ पर जनमत संग्रह कराएंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। जी जी। अगर उनकी बात मान ली जाती तो ये जो सुरक्षा वाला मामला आज बना हुआ है और पाकिस्तान पे जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, उस कब्जे को अगर हमने इसी वक्त स्वतंत्र करा लिया होता तो शायद आज हमारी समस्या नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात ये कि उन चीन की हरकतों को देखते हुए, चीन के इतिहास को देखते हुए और चीन की जो चालबाजियाँ हैं उनको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस तरीके के संबंधों के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे चीन से हमें एक ऐसे साम्राज्य जिससे दूरी बनी रहे और हमारी सीमाएं सुरक्षा करें। किंतु भारत ने क्या किया कि चीन के साथ एकदम दोस्ती का माहौल बना लिया और पूरी तौर पे हिंदी चीनी भाई भाई की बात चली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार को अनदेखा करने के कारण, उनके सुझाव को न मानने के कारण हम देखते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और 1962 में जो आक्रमण किया, आज वही स्थिति फिर भी हमारे सामने आती है कि बारंबार चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अगर स्वतंत्रता पाने के तत्काल बाद पाकिस्तान के मामले में कश्मीर को देखते हुए और चीन के मामले में उत्तर के क्षेत्र में अगर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों को, विचारों को स्वीकार कर लिया करते तो आज जो भारत के सामने सुरक्षा के बड़े संकट उपस्थित हो गए वो नहीं होते। और आज जो आतंकवाद की समस्या है वह भी नहीं आती। एक और बड़ी बात, वो उस समय देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ क्षेत्र तो फ्रेंच के कब्जे में था, कुछ क्षेत्र पुर्तगीज के कब्जे में था। फ्रेंच वाला जो कब्जा था अपना पांडिचेरी वाला वगैरह कुछ कई जगह थे, पांडिचेरी का भारत में कई जगह थे, इवन बंगाल में भी था, केरल में भी था। उन्होंने एक संधि करके सौंप दिया, पर पुर्तगाल सोचा नहीं। तब भी ये चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि गोवा को जाके हमें अपना कब्जा कर लेना चाहिए, तब भी बात नहीं मानी गई। और अंत में आप जानते हैं कि लगातार वहाँ पे जन सत्याग्रह होते रहे, आंदोलन होते रहे। छत्तीसगढ़ से भी बड़े बड़े नेता जाकर गोवा क्षेत्र में आंदोलन कर, अंत में 1961 में जाकर जो है गोवा आज़ाद हुआ। अर्थात ये जो जितने मामले हैं, इन मामलों में अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप भारत को अखंड रूप में बनाए रखने के लिए उनकी जो नीति थी उसको अगर स्वीकार उस वक्त कर लिया जाता तो चाहे फिर मामला चाहे गोवा का हो, चाहे मामला फिर कश्मीर का हो, चाहे मामला चीन का हो, ये स्थिति नहीं होती और हम आज कहीं ज़्यादा इन चीज़ों से निश्चिंत होते। यद्यपि अब ये बात अलग है कि अब भारत 62 का भारत नहीं है। भारत दुनिया का एक सबसे ज़्यादा सशक्त देश बन गया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, दुनिया की वो तीसरे चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति है, दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की वैज्ञानिक शक्ति है। और इन शक्तियों के कारण ही अब एक और बात आ रही है कि अब लोगों को बड़ा ध्यान आ रहा है कि इनको कब्जे में करना चाहिए और इसीलिए चीन आ रहा है। हमने प्रगति बहुत कर ली है और इस प्रगति के कारण हमारी सैन्य जो व्यवस्था है, चुस्ती, वो कहीं पहले ज़्यादा है, 62 के समान नहीं है। पर समस्या तो आखिर बनी हुई है ना। हम पश्चिमी मोर्चे भी कहीं ज़्यादा तैयार है, पर बनी हुई कागज कर लिया है। मानना ये है कि अगर इतिहास और कूटनीतिक रवैयों को देखते हुए जिन बातों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था उसको मान लेती है। डॉक्टर साहब एक और विषय हम लेंगे, अभी मैं प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था केवड़िया से, उन्होंने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ के साथ साथ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता वाली बात भी कही है, साथ ही साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात बतलाई है और एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि हमें सरदार पटेल की जो धर्मनिरपेक्षता है हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से वो क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कि भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट थी। महात्मा गांधी की दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी और जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट थी। ये बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय के हमारे जो आदर्श थे, हमारे जो मूल्य थे, उनको हमने कुछ अनदेखा कर दिया और इस कारण भारत में समस्याएं हुई। एक बात और है, इस बीच पूरी दुनिया भी बदली। दुनिया में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है आज भी हम देख रहे लगातार फ्रांस में क्या स्थिति हो रही है। तो इस तरीके से जो आतंकवाद बढ़ा है, तो इस मामले में हमें एक जो दृष्टि अपनानी चाहिए, एक ऐसी दृष्टि कि हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखें और हम पे जो हमारे पर जो इस एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उन पर हम ध्यान दें। धर्म
के बाबत जो बात कही जाती है कि पंथ निरपेक्षता थी, सबके सब जानते थे महात्मा गांधी के साथ वैष्णव जन तो तेने के जे पीर पराई जाने चाहिए, जी है ना, वो इस तरीके से कहते थे। तो ये जो पीर पराई वाली बात है, इसको जानने वाली बात थी। जब राम राज्य की बात कहते थे, महात्मा गांधी के साथ के जितने नेता थे सब राम राज्य का मतलब है कि जहाँ पे जनता के कल्याण का ध्यान दिया जाए, जनता की सुरक्षा का ध्यान दिया। इसीलिए आज जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें उस धर्मनिरपेक्षता को अपनाना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अर्थात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य थे जिनसे हम दूर गए, और इसमें कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के कारण, चुनावी राजनीति के कारण, जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जाति धर्म क्षेत्र, देखिए बड़ी बात, जाति धर्म क्षेत्र पे जो अब जोर दिया जा रहा है, उससे ऊपर उठकर हमें भारत की अखंडता और एकता को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक और बात है जो मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया में से बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि भारत जैसे विविधता से भरा देश, ये विविधता वाली बात महत्वपूर्ण है, देश कभी एकता के सूत्र में बंधा नहीं रह सकता, वह खंड खंड हो जाएगा। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कर दिखाया था कि भारत एकता के सूत्र में बंधा रह सकता है। हमें उनसे यह सीखना है, बड़ी बात, इसको मार करिए, हमें उनसे यह सीखना है कि कैसे देश की शक्ति को लगातार बढ़ाते हुए देश को सदैव एकता के सूत्र में बांधे रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के विभाजन के बाद उसे एक बनाए रखने के महान कार्य संपन्न करने के लिए, अब ध्यान दीजिए, एक बनाए रखने के लिए कौटिल्य के विवेक की बात देखिए, और शिवाजी महाराज के साहस का उपयोग किया था। सरदार पटेल ने जो कुछ कर दिखाया, हिंदी देश के इतिहास में कोई क्षमता नहीं है। बड़ी बात जो कहते हैं, सरदार पटेल ने कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकता का सूत्र बांधा। यह श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है कि हम बिना वीसा लिए पूरे भारत में सब जगह जा सकते हैं और भारत के महान देश के महान लोगों से बिना किसी बाधा के मिल सकते हैं, और यही आके एकता की बात आती है। तो ये जो एकता का जो संदर्भ है डॉक्टर साहब, जो अभी आपने बतलाया, मुझे ये लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूरे जीवन के जो आयाम हैं वो राष्ट्रीय एकता को लेकर के समर्पित थे, और समय अब ये आ गया है कि राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों को पहचानते हुए, उन्हें चिन्हांकित करते हुए हमें उन बाधाओं से सजग रहना है, सावधान रहना है और उन्हें दूर भगाना है। तो साथियों, जैसा कि आज डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी के साथ हमारी ये चर्चा राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो योगदान हैं उनको लेकर के हुई, आशय नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक लगी होगी, और हम समझते हैं कि ये विषय जो है आप और हम सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।